नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तकरीबन 2 महीना कबल एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें अभी तुर्की भी शामिल हो गया है। और क्योंकि वो मुआहदा जो है उस पर दस्तखत किए गए थे सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में, इसीलिए उसको मक्का मुआहदा भी कहा जाता है। यानी उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की तीनों शामिल थे। और उसकी एक शर्त ये थी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। वैसे जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पहले का मुआहदा था उसमें भी ये शर्त थी। यानी इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो नाटो का मुआहदा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नकल की गई थी। खैर, अब कल जो है बांग्लादेश का जो फॉरेन एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर का, उसने एक बयान में कहा है कि ये जो मुआहदा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का है, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। यानी एक थोड़ा यूँ समझ लीजिए कि ऑनरेबल लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है। यानी हकीकत में वो दरख्वास्त करता है कि मुझे भी शामिल कर लीजिए, लेकिन सीधी सीधी नहीं कहता कि भाई मेहरबानी फरमा कर मुझे शामिल कर दीजिए। हो सकता है का मतलब ये है कि अगर वहाँ से कोई इन्विटेशन, दावत आए तो ये फट से कह देगा आई डू, यानी मैं तैयार हूँ। लेकिन उसने उसको एक किस्म का मुआशी मुआहदा भी कहा है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी कहा है, जबकि इस किस्म का वो कोई मुआहदा नहीं है, वो प्योरली डिफेंस एग्रीमेंट है। और जब ये मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, मैंने जो प्रोग्राम किया था मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि खैर ये मेरा टेक है, वन मे नॉट एग्री विथ मी। मैंने कहा था कि ये अर्थमेटिक की जो एक इक्वेशन है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पाकिस्तान भी लुखा है, कड़का है, कंगाल है, तो तुर्की भी जो है कंगाल है, हो चुका है। अभी पहले तो नहीं था, लेकिन अभी जब से ये तैयब अर्दोगान आया है और इसने इस्लाम करना शुरू किया है, तो उसकी हालत बहुत पतली हो गई है। यानी 4-5 साल पहले तो 6 लीरा में $1 मिलता था, अभी वो 45 लीरा में $1 मिलता है। आप खुद सोचिए कि तुर्की की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। और ये मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी दिफाई ताकत बनने के लिए बड़ी मुआशी ताकत बनना ज़रूरी है। भले ही पाकिस्तान, तुर्की कितने भी हथियार रखें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई जंग हो गई तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, दुनिया पूरी कहती रही है कि जंग जो है महंगी तरीन अयाशी है, और 10-15 दिन में इन दोनों की हालत खस्ता हो जाएगी। अभी जैसे यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तो यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका संभाले हुए, नहीं तो यूक्रेन की क्या ताकत है 4-4.5 साल तक जंग कर सके। इसी तरह अभी देखिए, आपने खुद देखा कि हमास की, गजा की हालत क्या हो गई, हिजबुल्लाह की हालत क्या हो गई। क्योंकि जब तक रसद नहीं आएगी, सप्लाई नहीं आएगी फ्रेश, तो कोई भी जंग कैसे जारी रख सकता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि वो एग्रीमेंट पहले ही से इट वाज डूम्ड टू फेल। अब कहने को लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है,
लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ पैसे की ताकत सऊदी अरेबिया का है, और तुर्की हो, पाकिस्तान हो, और अगर समझो बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। बांग्लादेश न तो हथियार दे सकता है, न पैसा दे सकता है, सिर्फ ले ही सकता है वहाँ से, जिस तरह पाकिस्तान और तुर्की। अच्छा, अभी कहने को पाकिस्तान एटमी ताकत है, तुर्की बड़ी फौजी ताकत है, लेकिन उसका जो मतलब नतीजा है वो ऑन ग्राउंड क्या दिखने में आ रहा है। अभी कल ही हुथियों ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया, हमने सुना है 100 के करीब सऊदी लोग मार दिए उसने, और तकरीबन 1 महीने से वो धमकियां देता रहा है, बाबल मंदिर बंद है, सऊदी अरेबिया के जो पानी के जहाज गुजरते हैं उनके ऊपर वो मिसाइल या ड्रोन फेंकता है, और मेरे ख्याल में 2-3 जहाज तो डुबो चुका है सऊदी अरेबिया के। तो अब तक पाकिस्तान ने या तुर्की ने कौन सा हुतियों का जो है ठेंगा बिगाड़ा है, या ईरान को क्या करके रखा है। लगातार ईरान जो है सऊदी अरेबिया पर हमले करते रहा है, हुती भी तो ईरान की ताकत से चलते हैं ना। तो आज तक एग्रीमेंट जो है इट इज़ ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप देखिए उसके ऊपर अमल कितना हो रहा है। अमल ये है कि 0% है। आज तक सिर्फ दस्तखत करने के पाकिस्तान ने कभी हुतियों के ऊपर हमला किया, हता कि एक जहाज़ को पाकिस्तान के लोग उसमें सवार थे, जिबूती जा रहा था, मैंने प्रोग्राम वो भी किया था, उस पर हुतियों ने हमला किया था, 2 पाकिस्तानी मार दिए थे। तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक कंप्लेंट जो है ना, जो है एहतजाज रजिस्टर करवाया था, बाकी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो जंग में शामिल हो गया तो 10-15 दिन के अंदर उसकी हालत खस्ता हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, भले दो। अच्छा, ये बांग्लादेश ने क्यों कहा है? क्योंकि बांग्लादेश कमज़ोर है, न उसके पास बड़ी फौज है, न वो बड़ी जो है मुआशी ताकत है, इकोनॉमिक पावर है। तो वो मुफ्त में फ़ायदा उठाना चाहता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और चाहता है कि वो भारत को डराए। अब यार इसको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, उसमें तो तुर्की ने खुला खुला पाकिस्तान की मदद की थी। तुर्की की फौजें लड़ रही थी पाकिस्तान के हमरा, तुर्की के ड्रोन तुर्की के पायलट चला रहे थे पाकिस्तान से। अगर उस वक़्त तुर्की भारत का कोई अंगूठा भी नहीं बिगाड़ सका तो आज वो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। और बांग्लादेश का ये बांग्लादेश जो है ना, ये तारिक रहमान यानी इसकी जो माँ थी खालिदा ज़िया, वो जब पहले हुकूमत में होती थी तो जमात इस्लामी उसकी अलाय थी, इत्तेहादी थी। अब जमात इस्लामी अपोजिशन में है, लेकिन ये जो हुकूमत है वो तो कट्टर है, वैसे ही जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार थी। तो वो चाहेंगे कि अपने मुल्क के जो कट्टर लोग हैं उनको खुश करने के लिए वो इस किस्म के जो है मुआहदों की बात करें और हिंदुस्तान को डराने की कोशिश करें। जबकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश की हालत इतनी खस्ता है कि जब से हसीना वाजिद की सरकार गई है, तकरीबन 2 साल होने को, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 5 अगस्त 24 को हुआ था, आज 21 है, 2 साल 16 दिन हो गए उसको। उसके बाद से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स खलास हो गई हैं, मतलब बहुत कम हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट सबसे बड़ा हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब वो कट्टरपंथी लोग आ जाएंगे ना तो वो मुल्क इकोनॉमिकली जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। अब हालत ये है कि भले ही बाहर से वो हिंदुस्तान को धमकियाँ दे, या जैसे तारिक रहमान जो है अभी उसके जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा था कि अगर तारिक रहमान भारत का दौरा करेगा तो उसके लिए फिर हमारी जो शिकायतें हैं उनको दुरुस्त कीजिए। यानी वो चाहता है
कि बेगम हसीना वाजिद को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, जबकि भारत इस बात पर कभी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, उसमें एक क्लाज ये भी है कि जो पॉलिटिकल जो पीपुल हैं उनकी एक्स्ट्राडाइशन नहीं हो सकती। और हसीना वाजिद से बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर, पॉलिटिकल बंदा कौन होगा? वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी। ये तो इस वक्त उसकी मुखालिफ सरकार है, जिन्होंने या इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने एक कांगरू कोर्ट बिठाकर उसको सज़ा दे दी और फिर उसकी एक्स्ट्राडाइशन की दरख्वास्त डाल दी। तो खैर भारत इसके लिए तो राज़ी नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि वो जिस राह पर चल निकला है उसका नतीजा बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की हालत ये है कि 10-10, 12-12 घंटे का शटडाउन होता है, लोड शेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि भारत से वो बिजली लेता है, उसके लिए उसको पैसा देना चाहिए, जबकि उधारी पे वो माल लेता है। उसको डीजल चाहिए, डीजल भारत उसको देता है पाइपलाइन के थ्रू। ये हसीना वाजिद के ज़माने में हुआ था। हमारी नुमालीगढ़ की जो रिफाइनरी है वहाँ से हमने अपने पैसे पे जो है वो पाइपलाइन बिछा के उसको तेल देना शुरू किया, डीजल। अब भी हमने उसको तेल दिया है, लेकिन वो और भी तेल मांगता है, कहता है और डीजल दो, उधारी पर दो। तो मेरे भाई ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। एक तरफ से तुम हिंदुस्तान को धमकियां दो, दूसरी तरफ से दरख्वास्त करो, भीख मांगो कि मेरे को बिजली दो, मेरे को डीजल दो, और वो भी उधारी पर दो। ये नहीं हो सकता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।